जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा राजनीति के विषय में क्यों जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि आप इसी राज्य में रहते हैं। अगर सभी विषय में नहीं जानेंगे तो मतदान कैसे कर सकते आप। मतदान के लिए जानना जरूरी है कि हम जानेंगे तभी हम जो प्रत्याशी सच्चा होगा, ईमानदार होगा, उसका जो है कि हम चुनाव कर सकें। इसलिए जानना जरूरी है। देखो, अब चलो प्राचीन काल का इतिहास आप सबको उदाहरण दे रख रहा हूँ। जिस समय 2500 वर्ष पहले की बात है लगभग, उस समय धनानंद का शासन हुआ करता था। मगध नरेश मगध का राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य था। तो आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वहाँ से आकर के उसको बताए कि तुम तैयार हो जाओ उसके लिए। तो वो अपमान किया था, इसी कारण वो सोचे, उनका अपमान किया तो उन्होंने सोचा कि इसको हम जड़ से उखाड़ फेंके, कारण कि उसकी नीति अच्छी नहीं थी। नीति अच्छी ना होने के कारण उन्होंने सोचा था कि हम इसको उखाड़ दें। वो बहुत प्रयत्न करके एक ऐसा व्यक्ति तैयार किए जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आज भी आप लोग पढ़ने को मिल रहा है क्लासों में, अपने अपने विद्यालयों में, कक्षाओं में आपको सबको पढ़ने को मिलता है। तो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य प्रयास किए, लेकिन राजनीति के विषय में न जानने के कारण जानलेवा हमला यही हमारा समाज कर दिया था उनके ऊपर। धनानंद के अत्याचार से अवगत करा रहे थे। अत्याचार के चलते वो सोचे कि इसको राज सत्ता से हम हटा दें, लेकिन ये समाज साथ नहीं दिया। कारण ये था कि लोग धनानंद के विषय में बहुत अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे, अज्ञानता था, राजनीति के विषय में नहीं मालूम था। तो ये लोग समाज ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के ऊपर हमला कर दिया। किसी तरह से जान बचा करके हटे। राजा के तरफ से ही विरोध लोग शुरू कर दिए थे। कारण यह था कि धनानंद उस समय अत्याचार उतना नहीं करता था, बहुत कम था, लेकिन थोड़ा सा अत्याचार देख करके आचार्य चाणक्य समझ गए थे कि ये अत्याचारी है। कारण कि उसको देखा था आचार्य चाणक्य ने जब गए थे तो देखा था सूरा सुंदरी में डूबा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका विरोध खास करके किया था। और राज सत्ता में बहुत अत्याचार चल रहा था उसके शासन के समय में, इसलिए उखाड़ना उन्होंने चाहा। फिर अंत में जब समाज समझ गया, बहुत उसका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया, जब बहुत अत्याचार करने लगा और चरम सीमा पर पहुंचा तो ये समाज जागरूक हुआ। अंत में धनानंद को उखाड़ फेंकना पड़ा। और उस समय लोग चंद्रगुप्त मौर्य का और आचार्य चाणक्य के लोगों ने साथ दिया था। फिर यही बात ये क्या कहते हैं, अंग्रेजों के समय में हुआ। सबसे प्रथम रामकृष्ण परमहंस ने आवाज़ उठाया था आज़ादी के लिए, लेकिन ये समाज नहीं सुना। उसके बाद तो बहुत से लोग आवाज़ उठाए, लेकिन किसी के आवाज़ ये समाज नहीं सुना। कारण कि ये लोग समझने वाले नहीं थे। वही थे कि हाँ, हमको क्या है राजनीति से लेना देना, हमको तो कोई भी राजा हो, हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। राजा तो राजा होता है, किसी का राज्य हो। ये सोच समझ करके लोग जो आवाज़ उठाता था उसी के खिलाफ ये लोग करते थे। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। जब अत्याचार ये अपना पूरा सत्ता जमा लिए जब अंग्रेज, तो बात बात पर गोली मारने लगे। कोई थोड़ा उल्टा काम करे, थोड़ा उसको समझ में आ जाए गलत है, बस गोली मार दो, फांसी की सज़ा दे दो। नहीं तो साधारण था कि कोड़ा मारो इसको, 50 कोड़ा, 55 कोड़ा, 100 कोड़ा मारो, ये हाल हो गया था। कोड़ा बहुत इधर चमड़े का बनता है, वो
एक बांस के बाती में पूरा एक पैना के जैसा होता है, और उसे मारने पर जो है शरीर का चमड़ा निकल जाता है, खून बहने लगता है। इस तरह का वो सज़ा देते थे। जब बात बात में गोली मारने लगे, कोड़ा मारने लगे और फांसी देने लगे, जगह जगह पर अत्याचार होने लगा। नहीं तो पहले लोग साथ नहीं देते थे, और विरोध करने पर, ये अंग्रेज शासन का विरोध करने पर लोग उल्टा उसी को गलत कहते थे कि ये तो व्यक्ति गलत बोल रहा है, इसका साथ मत दो। बहुत पहले ये आज़ाद भारत हो गया होता, लेकिन इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आवाज़ उठाया, लेकिन उनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। जब अत्याचार से परेशान हो गए अंग्रेजों के, जब अत्याचार लोगों के समझ में आ गया, तब जा कर के लोग गांधी जी का साथ दिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिए। लेकिन एक साथ इसी वीडियो में इसमें भी बताऊं, गांधी जी का नाम होता है, लेकिन गांधी जी देश को आज़ाद नहीं करवाए खास कराए, ये आज़ाद कराने वाले हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह इत्यादि इस तरह के वीर जो गर्म दल के थे, तो ये लोग आज़ाद करवाए। ये थप्पड़ खाने का तो झूठ मूठ का प्रचार है। भारतीय के खून में जो है कि भारतीय गर्म खून को ठंडा करने के लिए कि तुम अत्याचार करते रहो, सहन करते रहो, तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार करे, अत्याचार सहन करो, ऐसा ये कांग्रेस पार्टी प्रचार करके समाज को भ्रम में डाला है। लेकिन आज मान लो आपके घर में डकैती पड़ जाए, तो क्या डकैत को हाथ जोड़ोगे? थप्पड़ करके थप्पड़ मार लो, और थप्पड़ मारे तो सहन करो, तो क्या करेगा? लूट के ले जाएगा कि छोड़ेगा? ये क्रूर जो होगा ना, लूटेगा, आपको मारेगा भी। तो देखो, ये क्रूर थे, अत्याचारी थे अंग्रेज। इनके विषय में ऐसा कहना ठीक नहीं है कि लो हमारे गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल में थप्पड़ मार लो। इस तरह से ये राज सत्ता नहीं लिया गया है, ये तो लड़ करके लिया गया है, छीना गया है, छीन करके लिया गया है। तो इसी तरह से छीनना पड़ा था उस समय, लड़ करके अंग्रेजों के समय में छीना गया, और धनानंद के समय में कितने लाखों लोग मारे गए, और इसमें भी लाखों लोग मारे गए, अंग्रेजों के समय में भी बहुत लोग मारे गए। तब जाकर के ये राज सत्ता वापस हुआ है अपना स्वतंत्र भारत। तो देखो, इसलिए यही कारण है कि हम ये कहते हैं समाज के, भारत के हर समाज के, सभी देशों के समाज को राजनीति के संबंध में तो जानना ही चाहिए कि हमारे राजा का क्या नीति है, कौन सही है और कौन गलत है, तभी चुनाव कर सकते हो। और निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। बार बार हम यही चेतावनी देते हैं, निस्वार्थ पक्षपात रहित होकर के चुनाव करो कभी भी। और राज सत्ता के विषय में, जैसे मान लो आज तो प्रजातंत्र है, उस समय तो राजतंत्र था, तो राजतंत्र के समय में भी यही हुआ है। जो राजा अत्याचारी निकला, उसको समाज मिल करके सत्ता से हटाया, जैसे हटे उसको मार करके, पीट करके, मैंने हटाना ही पड़ा है, और मारपीट तो करना ही पड़ा, लड़ाई तो करना ही पड़ा, तभी जाकर के छीना गया सत्ता, और छीन करके जो योग्य राजा है उसके हाथ में सत्ता दिया गया है। देखो, जब योग्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, तभी धनानंद का राज छीन करके और चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा गया था। इस तरह से कई ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है, इतिहास देखने से पता चलता है कि राजा जो अत्याचारी निकला, नालायक निकला, राज सत्ता सही चलाने वाला नहीं निकला, तो जनता उसका बहिष्कार करता है, छीन करके दूसरा जो न्यायकारी राजा होता है उसके हाथ में दे दिया जाता है। यही कारण है कि अपना भारत का इतना बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस समय बौद्धिक हथियार था, ये तोप बंदूकें नहीं थी। बहुत ऐसा उदाहरण मिलता है, बौद्धिक माने सत्य का अपना उचित जो है कि ज्ञान दे करके, सदमार्ग पर चल करके जो चलते थे राजा, तो वो राज्य के लोग स्वयं इस न्यायकारी, सद्विचारी और बुद्धिमान अच्छे लोगों के हाथ में राज सत्ता दिया गया। इसलिए अपना फिलीपींस तक, अफगानिस्तान, इराक, ईरान,
इधर मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा और फिलीपींस तक ये अपना राज्य फैला हुआ था, जिसमें से कट करके आज 22 देश बन गए। तो देखो उस समय चीन भी अपने भारत में ही था, नेपाल तो बिल्कुल भारत का अंग ही है, भूटान हो, सिक्किम हो, ये सभी जो है कि अपना ये भारत के ही अंग थे। तो धीरे धीरे कट करके ये अलग हो गए। लेकिन देखो ये हमारे समाज में फूट का कारण है, और वैसे राजाओं के बुद्धि न होने के कारण है। वैसे विचारी राजा होते तो आज भी हमारा भारत उतना ही बड़ा होता। अब इस समय ये देखो ऐसा लग रहा है कि मोदी जैसा मांग क्यों हो रहा है हर देशों में कि प्रधानमंत्री हमारा ऐसा होता। यही कारण है, ये सद्विचारी है, न्यायकारी है और लोभी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, इसलिए विदेशों में मोदी जी का मांग हो रहा है। मोदी जी का मांग का यही कारण है। और देखो योगी जी हैं, योगी जी जैसे सही एक मुख्यमंत्री का मांग विदेशों में हो रहा है, आप सबको समाचार के माध्यम से मालूम हो ही रहा है। तो देखो एक तो पक्षपात रहित, स्वार्थ रहित, न्यायकारी ये सब लोग हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि हर देश में, भारत में नहीं हर देशों में मांग हो रहा है कि हमारा भी प्रधानमंत्री होता ऐसा, हमारा भी राजा ऐसा होता तो हमें न्याय मिलता, अच्छा हमारे राष्ट्र का विकास होता। अब कोई घोटाला नहीं, कोई अत्याचार नहीं, कोई बम ब्लास्ट नहीं, निस्वार्थ भाव से वो तत्पर होकर के दिन रात ये लोग कार्य कर रहे हैं, इसी का परिणाम है। यही बात उस समय था। तो बताओ ऐसा वहाँ के जनता के मूड में आ जाए कि हम अपने देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को चुन दें, तो ज़बरदस्ती इनको खड़ा करके वहाँ का सत्ता लोग सौंप सकते हैं। और इसी तरह से उस समय भी होता था कि हमारा राम जी, जो राम जी थे ना, श्री राम जी, इसीलिए इनका राज इतना बड़ा था। सम्राट अशोक के विषय में भी यही बात है, चंद्रगुप्त को इसीलिए इतना सब सत्ता मिला। उस समय अखंड भारत जो बना हुआ था यही बात था। उसके पहले भी महाभारत काल में भी यही बात देखा गया है। महाभारत काल में अपना भारत बहुत बड़ा था, लड़ाई के बल पर नहीं, तोप और हथियार तलवार के बल पर नहीं, विद्वता के बल पर, न्याय के बल पर, सत्य न्याय था, उचित न्याय था, स्वार्थ नहीं था, लोभ नहीं था। तो देखो यही सब कारण है। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को राजा के राजनीति के विषय में जानना चाहिए कि उसकी राजनीति कैसी है। राज चलाने की नीति को राजनीति कहते हैं। राजनीति तो आज शब्द गंदा हो चुका है। राजनीति का मतलब लोग समझते हैं झूठ, छल, कपट, प्रपंच। झूठ, छल, कपट को लोग समझ लिए राजनीति। राजनीति ये नहीं है जो सही ढंग से, उचित ढंग से, सद्विचार से जिस तरह से राज्य चल सके उसका नाम है राजनीति। ये बात आप लोग समझना चाहिए। राजनीति ये नहीं कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, 420 धूर्तबाजी को राजनीति नहीं कहते। आज तो राजनीति शब्द का अर्थ भी बिगड़ चुका है, लोग समझ लेते हैं यही राजनीति है। झूठ, छल, कपट, प्रपंच को राजनीति नहीं कहते। जो उचित सत्य न्याय से समाज का न्याय कर सके और सत्ता चल सके, राजनीति उसको कहते हैं। जो समाज का सही मार्ग से राज जो चलता है उसका नाम है राजनीति। तो देखो ये सब हमारे समाज को जानना चाहिए कि कौन न्यायकारी है, कौन अच्छा है, कौन पक्षपात स्वार्थ रहित हो करके सत्ता चला रहा है, समाज का भलाई कर रहा है, जन कल्याण का कार्य कर रहा है, उसको सत्ता में रखना चाहिए। तो देखो यही कारण है कि आप लोगों को प्राचीन काल का थोड़ा सा उदाहरण दे करके हमने समझाया। ऐसे लगे वीडियो बनाने तो बहुत समय लग जाएगा। देखो भगवान श्री राम के समय में भी यही बात था। बहुत अपने देश में ऐसे राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। तो देखो ऐसे राजा होना चाहिए। तो लोगों को शर्म करना चाहिए। राजनीति में आकर के राजनेता का नाम गंदा न करे। राजनेता, राजनेता का मतलब देखो नेता का मतलब होता है
नैतिकता का भंडार। नेता है नियत जिसका सही हो, और नियत में भी सबसे ऊंची कोटि का नियति हो। नियत यानी उसका विचार सही हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, उसको कहते नेता। आज तो जितने छल कपट प्रपंच करने वाले लुटेरे हैं, वो नेता के नाम पर अपने को घोषित कर देते। नेता उसको लोग समझते कि खादी का धोती हो, खादी का गमछा हो, खादी की टोपी हो, खादी का कुर्ता हो, लंबा कुर्ता हो, और धूर्तबाजी जितना कर ले, जालसाज कर ले और झूठ बोल ले, उसी को लोग राजनेता मान लेते। ये राजनेता नहीं, तो लुटेरे हैं, लुटेरे ये देश को लूट रहे हैं। देखो इसमें भी ये जो कपड़ा बनाया गया था वो क्या हिसाब से बनाया गया था, इसके विषय में तो हमको पूरा पता नहीं है। लेकिन देखो जो नीति का भंडार हो, पूरा उचित न्याय कर सके, जिसका नियत ठीक हो, उसको नेता कहते हैं। नियति ठीक माने सबसे ऊंची कोटि का उसमें नियति ठीक वाला मिले। एक उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी होता है ना, तो प्रथम श्रेणी की बात को हम बता रहे हैं। जो प्रथम श्रेणी का नियति वाला हो, नियति जिसका ठीक है, उसको कहते हैं नेता। लेकिन ये नेता तो आजकल है नहीं, ये लुटेरे हैं, गंदे हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए इन सब के विषय में समाज को जानना चाहिए कि किसका नियत ठीक है, कौन सही है, सच्चा ईमानदार है। जैसे नरेंद्र मोदी और योगी जैसा एक उदाहरण में आज के वर्तमान में है, इस तरह से ऐसा हो, उसको चुनना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते, चेतावनी देते कि सभी को उचित होता है कि अपने राजनीति के विषय में जानें, समझें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। आपका राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए सबको जानना जरूरी है। अब तो मतदान का समय है, तो इसलिए और पहले से भी अधिक लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सबको जानना है ताकि लोग चुनाव कर सके अच्छे ढंग से, जान और समझ करके, किसी के बहकावे में न आवे। आप स्वयं समझो, इतना क्षमता रखो, पहले से सतर्क रहो, जानकारी हो कि कौन न्यायकारी है, कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है। जान करके चुनाव करो तो अच्छा होगा, और दलालों के चक्कर में न आओ। बार बार ये बताता हूँ। तो देखो यही कारण है कि राजनीति के विषय में जानना चाहिए सबको। ये नहीं कि हमें क्या लेना देना है, तो आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप सुरक्षित कैसे रह सकते हो। यही इसीलिए कहता हूँ कि अब जानो राजनीति के समय में, तभी आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे, आपके संतान सुरक्षित रहेंगे। तो जो हमें समझ में आता रहेगा तो हम आप सबको इसी तरह के संदेश देते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।